बहुत समय पहले की बात है। बल्लभगढ़ नाम के राज्य में एक राजा रहते थे। राजा बहुत ही दयालु थे, मंत्री की बात पर बहुत भरोसा भी किया करते थे। उनका एक ही पुत्र था। राजा अपनी पत्नी और पुत्र से बहुत प्यार करता था। अपने राज्य में बहुत खुशी के साथ वो रहा करता था, पर उस राज्य के मंत्री के मन में कुछ और ही चल रहा था। किसी तरह राजकुमार को मार दूं तो इस राज्य को चलाने वाला कोई नहीं बचेगा। महाराज और कितने दिन जीवित रहेंगे? महाराज मरेंगे तो मेरा पुत्र ही आने वाला युवराज होगा। मंत्री अपनी सोच पूरा करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है। मंत्री राजा को युवराज के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। राजा अपने पुत्र से बहुत प्यार करता था, इसलिए मंत्री की बात को अनसुना कर देता है। फिर भी मंत्री राजा को राजकुमार के खिलाफ कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। आपसे कुछ बात कहनी थी महाराज, अगर आपको बुरा न लगे। कैसी बात है मंत्री, जो हमें बुरी लगेगी? तुम हमारे राज्य के मंत्री हो, जो भी कहना है कह सकते हो। महाराज, हमें कहीं से पता चला है कि हमारे युवराज के चाल चलन खराब हो रहे हैं। दोस्तों के साथ कभी मुजरा देखने जाते हैं तो कभी औरतों के साथ। राजा गुस्से में बोला, चुप रहो मंत्री, अब इससे आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। माफ करना महाराज, मैंने पहले ही कहा था कि कहीं आपको बुरा न लगे। राजा के मन में अपने पुत्र के लिए थोड़ी सी ईर्ष्या जग गई। राजा अपने पुत्र से यह सब कुछ पूछ नहीं सकता था। तभी अचानक मंत्री फिर से राजा के पास आया। महाराज, अनर्थ हो गया। अब क्या हुआ मंत्री? युवराज अपने दोस्तों के साथ दूसरे राज्य में डकैती करने गए हैं। क्या कह रहे हो मंत्री? मेरे प्यार के बदले उसने यह सिला दिया? जी महाराज, महारानी के लाड प्यार का नतीजा है। आपको अब दूसरों से ताना सुनना ना पड़े, मैं यही सोचकर डर रहा हूं महाराज। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मंत्री, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, युवराज जहां कहीं भी हो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। राजा की यह बात सुन के मंत्री मनी मन खुश होता है और युवराज को ढूंढने निकल जाता है। राजा और मंत्री की हुई सारी बातें महारानी सुन रही होती हैं। महारानी युवराज के पास जाके, बेटा, तुम अभी के अभी यहाँ से कहीं चले जाओ। क्या हुआ माँ? आप ये क्या कह रही हैं? मैं भला कहीं क्यों जाऊं? बेटा, मंत्री ने तुम्हारे खिलाफ महाराज को भड़का दिया है। महाराज ने तुम्हें जान से मारने का आदेश दिया है। तुम मंत्री से बचकर कुछ दिन के लिए कहीं चले जाओ। माँ की बात सुनकर राजकुमार अपना घोड़ा लेकर चुपके से जंगल की ओर निकल जाता है। जाते जाते राजकुमार एक घनघोर जंगल में पहुंच जाता है। राजकुमार भागते भागते थक चुके थे। वहीं घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। थकान होने की वजह से राजकुमार की आंख लग गई। कुछ ही देर में आंख खोली तो देखा कुछ दूर आगे से धुआं निकल रहा है। लगता है कुछ दूर आगे कोई गांव है। अगर वहां पहुंच जाऊं तो कुछ खाने को और रात गुजारने के लिए कुछ जगह मिल सकती है। देर ना करते हुए राजकुमार वहां से निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद धुएं वाले स्थान पर पहुंच जाता है। वो कोई गांव नहीं था। वहां एक साधु बाबा आग जलाए तपस्या कर रहे थे। साधु को तपस्या करते देखकर राजकुमार ने मन का डर खत्म करते हुए कहा, और कहीं जाने से अच्छा है कि क्यों ना मैं यहीं रहकर साधु बाबा की सेवा करूं। राजकुमार वहीं साधु बाबा की कुटी में रहकर साधु बाबा की सेवा करने लगे। देखते देखते 2 वर्ष बीत गए। साधु बाबा अभी भी तपस्या में थे। तभी अचानक साधु बाबा आंख खोलते हैं। अपनी आंखों के सामने एक युवक को देखकर, युवक, तुम कौन हो? इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? मैं बल्लभगढ़ के राज्य का युवराज हूं बाबा। तुम्हें अपने राजमहल में होना चाहिए। तुम यहां क्या कर रहे हो? राजकुमार ने अपने साथ हुई सारी घटना साधु बाबा को बता दी। साधु बाबा भी राजकुमार की बात सुनकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा, अब क्या करोगे? बाबा, मैं अपनी सारी जीवन आपकी सेवा में बिताने का सोच रहा हूं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब धन के पीछे लगे हुए हैं।
मोह माया से दूर यही दुनिया में अच्छा हूं मैं आपके पीछे पीछे आपका सेवक बनकर रहूंगा। नहीं बेटा, तुम एक राजकुमार हो, तुम्हें अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम आगे चलकर एक चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। तुम्हें अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ करना है। अगर तुम अपने राजधर्म को छोड़कर मेरे पीछे लगोगे तो हम दोनों को पाप का भागी बनना पड़ेगा। पर बाबा, 2 सालों से तो मैं यहां हूं। मेरे राज्य में मंत्री ने क्या क्या षड्यंत्र किया होगा। कहीं मंत्री का बेटा राजा बन गया होगा तो मैं बल्लभगढ़ जाकर क्या करूंगा? चिंता मत करो बेटा, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हुआ है। तुमने मेरी सेवा की है, तुमको आगे बहुत कुछ करना है। इसलिए मैं तुम्हें 5 उपदेश देता हूं जो तुम्हें जीवन भर चलना सिखाएगी। तो सुनो। पहला, दुख से मत घबराना, सुख पे घमंड मत करना। दूसरा, जब कभी लंबे दूरी का रास्ता चलो तो अकेले मत जाना। तीसरा, कभी भी कुछ खाने को मिले तो जल्दबाजी ना करना। चौथा, कहीं बैठने को मिले तो जल्दबाजी ना करना। पांचवा, अगर कभी रात में संकट आए तो अच्छी अच्छी कहानी सुनाकर रात गुजारना। बस इस 5 उपदेश को ध्यान में रखकर आगे बढ़ोगे तो तुम एक चक्रवर्ती सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। साधु बाबा के जाते ही राजकुमार को कुछ डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है। रात भी हो चुकी थी। राजकुमार घबराकर वहां से निकलने लगता है तो घोड़े को चोट लग जाती है। घोड़े के पैर से खून निकलने लगता है। घने जंगल, ऊपर से अंधेरी रात थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और डरावनी आवाजें आ रही थी। राजकुमार बहुत डर गया था। वो सोच रहा था, इस जिंदगी से तो अच्छा था कि मैं मर जाता, मुझे कहीं भी चैन नहीं मिलता। तभी अचानक राजकुमार को साधु बाबा की कही पहली उपदेश की याद आई। दुख में मत घबराना, सुख पे घमंड मत करना। राजकुमार हिम्मत करके घोड़े को वहीं छोड़ के आगे बढ़ता है। कुछ दूर चला, सुबह होने लगी थी तो उसे जंगल से निकलने का रास्ता दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे राजकुमार आगे बढ़ने लगता है तो एक तालाब दिखाई देता है। वहां एक कछुआ धूप में बैठा हुआ था। राजकुमार को देखकर कछुआ भागने लगा। तभी अचानक राजकुमार को साधु बाबा की कहे दूसरे उपदेश की याद आई। जब कभी लंबे दूरी का रास्ता चलो तो अकेले मत चलना। अरे अरे ओ कछुआ भाई, इतने बड़े तालाब में क्या तुम अकेले ही रहते हो? तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है? अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें दूसरे वाले तालाब में रख दूंगा जहां और कछुए रहते होंगे। अरे नहीं भैया, मैं अकेला हूँ तो क्या हुआ, कम से कम जिंदा तो हूँ। इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता। आप मुझे यहाँ से ले जाकर क्या करोगे? कहीं मारकर फेंक तो नहीं दोगे? अरे अरे नहीं कछुआ भाई, मैं एक राजकुमार हूँ। मुझे एक दोस्त चाहिए जो रास्ते चलते समय मेरे साथ हो। मैं तुम्हें अपनी दोस्त की तरह लेकर चलूंगा। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो हमारी कोई मेल नहीं। आप इंसान, मैं कछुआ, आपके साथ मैं नहीं पाऊंगा। कछुआ भाई, मैं भी अकेला हूं, तुम्हें मेरे साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा, तुम मेरे पास आओ। राजकुमार की बात कछुआ मान जाता है। राजकुमार कछुआ को उठाकर चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद एक चौराहा आता है। उस चौराहे पर एक बहुत साल पुराना पेड़ था जिसपे एक भी पत्ता नहीं था। पेड़ सूख चुका था। कछुआ भाई, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेते, मैं बहुत थक गया हूं। कछुआ को वहीं अपने बगल में वो रख देता है। थके होने के कारण राजकुमार को नींद आ जाती है। उस पुराने पेड़ में एक छेद था जिसमें जहरीला सांप रहता था। पेड़ के ऊपर एक कौवा भी रहता था। उन दोनों में भी दोस्ती थी। राजकुमार को सोया देखकर, दोस्त, तुम्हें आज ताजे ताजे मांस खाने को मिलेंगे। वो कैसे मित्र? नीचे एक युवक सो रहा है, मैं उसे डस लूंगा। मेरी जहर से वो युवक मर जाएगा।
तब तुम उसके ताजे मांस को नोच नोच कर खाना। हाँ मित्र, मुझे भी ताजा मांस खाए हुए बहुत दिन हो गया है। बस तुम ऊपर से देखो उसके साथ कोई है कि नहीं। अगर कोई नहीं हुआ तो मुझे बताना, मुझे इशारा कर देना। कौवा ऊपर से ही देखकर इशारा करता है तो सांप उस बिल से निकलकर राजकुमार को डस लेता है। राजकुमार वहीं मर जाता है। कछुआ सब देख रहा होता है। जैसे ही कौवा राजकुमार को नोचने नीचे आता है, कछुआ अपने मुंह से कौवे का पैर पकड़ लेता है। कौवा डर के मारे, अरे मित्र, मुझे बताओ, बचाओ इस कछुए से। कौवे की आवाज सुनकर सांप कछुए को डसने आता है। सांप कछुआ को डसने लगता है। सांप कछुए को कहीं भी डसता है तो कछुए को कुछ भी नहीं हो रहा था, उल्टा उस सांप को ही चोट लग रही थी। सांप चोट के मारे हार कर कछुआ से कहता है, अरे कछुआ भाई, अगर तुम मेरे दोस्त को छोड़ दोगे तो मैं इस युवक को जिंदा कर दूंगा। पहले तुम उन्हें जिंदा कर दो, फिर मैं भी तुम्हारे दोस्त को छोड़ूंगा। इतना कहते ही सांप ने फिर से राजकुमार को डसकर सारा जहर निकाल लिया। शरीर से जहर उतरते ही राजकुमार उठ जाता है और कहता है, थके होने की वजह से मुझे कितनी गहरी नींद आ गई थी। कछुआ भाई, आपको नींद नहीं, सांप ने डस लिया था। कछुआ ने राजकुमार को सारी बातें बताई। राजकुमार को साधु बाबा के कई दूसरे उपदेश याद आ गई। जब कभी लंबे दूरी का रास्ते पर चलो तो अकेले मत चलना। उसी पेड़ के बगल में एक तालाब था। कछुआ ने राजकुमार से कहा, आप मुझे यहीं छोड़कर चले जाओ, यहां तालाब में मैं रहूंगा। नहीं कछुआ भाई, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी दोस्त की तरह राजमहल में रखूंगा। नहीं दोस्त, मैं तालाब के बिना नहीं रह सकता, इसलिए आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए। जब कभी भी आपको मेरी जरूरत हो मुझे याद करना। यह कहकर कछुआ तालाब की तरफ चल पड़ा। राजकुमार भी आगे बढ़ा। चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद राजकुमार दूसरे राज्य में पहुंच गया। राज्य के रास्ते में ही उस राज्य का एक बड़ा सुंदर बगीचा था। बगीचा देखने में बहुत ही सुंदर था। उस बगीचे की देखभाल करने के लिए राजा ने एक राक्षसनी को और एक देवी को रखा था। 6 महीने राक्षसनी देखभाल करती थी तो अगले 6 महीने देवी की बारी होती थी। उस वक्त बगीचा देखभाल करने की बारी राक्षसनी की थी। राक्षसनी एक सुंदर कन्या के रूप में बदलकर देखभाल करती थी। राजकुमार उसी बगीचे में पहुंच जाता है। राक्षसनी सुंदर युवक को अपने बगीचे में देखकर, युवक, तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं बल्लभगढ़ राज्य का राजकुमार हूँ। राक्षसनी राजकुमार को अपने सुंदर रूप से प्यार के मोह में फंसाकर उसको मारना चाहती थी और उसका खून पीना चाहती थी। युवराज, आज आप इसी बगीचे में रुक जाइए। मुझे लगता है आप कितने दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं है। मैं आपको आज अपने हाथों से 56 भोग बना के खिलाऊंगी। राजकुमार भी खाने के नाम से वहीं रुक जाता है। रात को खाने के लिए जब राजकुमार बैठता है तो साधु बाबा की कई तीसरे उपदेश को याद करता है। कुछ भी खाने को मिले तो जल्दबाजी नहीं करना। तभी उसने एक बिल्ली को देखा। राजकुमार ने थोड़ी सा खाना बिल्ली को दे दिया। बिल्ली खाते ही मर गई। राक्षसनी के आने से पहले बिल्ली और खाना को उसने फेंक दिया। युवराज, आपने खाना खा लिया है, अब चलिए आप आराम कीजिए। मैंने आपके लिए बिस्तर लगा दिया है, आप सो जाइए। युवराज को खाने में जहर होने की वजह से उस लड़की पर भरोसा नहीं था। उस बिस्तर के पास छोड़कर राक्षसनी उसे चली जाती है। तभी साधु बाबा की कही चौथा उपदेश उसे याद आता है, कहीं बैठने को मिले तो जल्दबाजी मत करना। राजकुमार ने बिस्तर के नीचे देखा तो बिस्तर के नीचे बड़े से कढ़ाई में गर्म तेल रखा था। राजकुमार घबरा जाता है। लगता है ये लड़की मुझे मारना चाहती है, मुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए। युवराज को खड़े देखकर वो लड़की राक्षसनी के रूप में आ जाती है।
तुम्हें मारने के लिए मैंने कितने जाल बिछाए, परंतु तुम बच ही जाते हो। मगर आज तुम जितनी भी कोशिश कर लो, परंतु मैं तुम्हें मार कर तुम्हारा खून पी कर रहूंगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहती हो? बस मुझे तुम्हारा खून पीना है। ये रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो तुम बता सकते हो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। राक्षसनी की बात सुनकर राजकुमार घबरा जाता है। फिर राजकुमार को साधु बाबा की 5वीं उपदेश याद आती है, अगर कभी रात में संकट आए तो अच्छी अच्छी कहानी सुनाकर रात गुजारना। तो राजकुमार कहता है, ठीक है, मुझे मार देना, मगर मुझे तुम्हें कहानी सुनानी है, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ये कैसा इंसान है, इसे मरने के वक्त भी कहानी सुनानी है? ठीक है, सुनाओ। राजकुमार कहानी सुनाने लगता है, जो कहानी बहुत लंबी होती है। राक्षसनी को कहानी सुनने में अच्छा लग रहा था। कहानी सुनते सुनते कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह होते ही राक्षसनी का 6 महीने का पहरा खत्म हो चुका था। राक्षसनी को जाना पड़ा। इस तरह राजकुमार की जान बच गई। राक्षसनी के जाते ही बगीचे में देवी का पहरा शुरू हो गया। देवी भी युवक को देखकर युवक से पूछती है, युवक, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो इस राक्षस की नगरी में? मैं बल्लभगढ़ राज्य का युवराज हूँ। ये राज्य राक्षस का है। मैं भी कभी कहीं की राजकुमारी थी। इस राक्षस राज्य ने मेरी राज्य को खत्म कर दी। उस राक्षसनी की वजह से देवी के कहीं हुई बातों पे राजकुमार को भरोसा नहीं हो रहा था। फिर भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। मेरी सुंदरता के कारण यहाँ पर दासी बना के पहरेदार नहीं बना दिया है। मैं भी दासी बनकर रहते रहते थक चुकी हूँ। कृपया करके मुझे बचा लीजिए, यहाँ से ले चलिए। पर मैं तो अकेला हूँ, तुम्हें यहाँ से बचाकर कैसे ले जा सकता हूँ? मैं यहाँ से निकलने का रास्ता बताती हूँ। यहाँ के तबेले में 2 घोड़े हैं, एक काला है और दूसरा सफेद। सफेद घोड़ा देखने में सुंदर तो है, मगर वो एक घड़ी में 3 कोस दौड़ता है, और काला घोड़ा देखने में कमजोर लगेगा, परंतु वो एक घड़ी में 5 कोस दौड़ता है। आप किसी तरह काला घोड़ा लेकर आइए। राजकुमार को अभी भी उस पर भरोसा नहीं था। उसे राक्षसनी की ये चाल लग रही थी। फिर भी राजकुमार तबेले से काला घोड़ा न लाकर सफेद घोड़ा ले आता है। देवी को भी उस घोड़े पर बिठाकर भागने लगता है। कुछ ही पलों में राजकुमार को लगता है कि उसे कोई काले घोड़े से पीछा कर रहा है। मुझे लगता है कि तुम भी राक्षसनी की तरह मुझे ठग रही हो, इसलिए मैंने सफेद घोड़ा ले आया। मैंने आपको पहले ही कहा था, काला घोड़ा लेके आना। वो घोड़ा एक घड़ी में 5 कोस दौड़ता है, परंतु आपने सफेद घोड़ा ले आया। जो हुआ रहने दो। अब क्या करें, वो तो हमें कुछ ही पल में पकड़ लेंगे। आप उस पेड़ के पास जाकर रुककर पेड़ के ऊपर छुप जाइए। मैं नीचे से आवाज लगाऊंगी। राक्षस की सैनिक मुझे कुछ नहीं करेंगे। मुझे बचाने के लिए राक्षस के सैनिक जैसे काले घोड़े से उतरेंगे, आप ऊपर से काले घोड़े पर छलांग लगा देना और घोड़े लेकर भाग जाना। आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। आप कुछ दूर आगे जाके मेरा इंतजार करना। मैं इन्हें चकमा देकर सफेद घोड़े से आपके पास आ जाऊंगी। फिर हम दोनों अपनी अपनी राज्य चले जाएंगे। राजकुमार भी अब देवी की बात को सही मान रहा था। जैसा देवी ने कहा वैसा ही राजकुमार ने किया। पेड़ के ऊपर बैठ गया। जैसे ही काले घोड़े से सैनिक उतरे, राजकुमार काला घोड़ा लेकर भाग गया। सैनिक दौड़ते हुए पकड़ने की कोशिश करते हैं। इधर देवी भी सफेद घोड़ा लेकर भाग जाती है। दोनों आगे जाके मिलते हैं। तुमने मेरी कितनी मदद की, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे राज्य चलो, वहीं से तुम अपने राज्य के बारे में पता करके आराम से चली जाना। ठीक है, कहकर दोनों बल्लभगढ़ राज्य की तरफ बढ़ने लगे। बल्लभगढ़ पहुंचकर राजकुमार ने महाराज को सारी बात बता दी। महाराज ने मंत्री को उम्र कैद की सजा दे दी और राजकुमार को राज सौंप दिया। देवी के माता पिता और राज्य का कुछ पता नहीं चला। उसका राज्य खत्म हो चुका था। राजकुमार भी राजा बनने के बाद देवी से शादी कर खुशी खुशी रहने लगा और अपने राज्य को चलाने लगा। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रतिक्रिया देनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
धन्यवाद।